हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन जो क्लास 11 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं क्लास में सब पढ़ा चुका हूं, है ना। ये चैप्टर अब समाप्त होने वाला है और इनसे हमने सोचा कि इनसे क्यों नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें डाला जाए, जिसमें लगभग आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए लगभग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ से। प्रेक्षणों के आधार पर किसी वस्तु के बारे में जो कर्मंध ज्ञान को क्या कहते हैं। मैंने बताया था कि सावधानी पूर्वक एवं कर्मंध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? विज्ञान कहते हैं। कहता है सावधानी पूर्वक एवं कर्मंध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। दूसरा यहाँ पे जानने वाले हैं कि किस विज्ञान को मूल विज्ञान माना जाता है। तो भैया हम लोग जानते हैं प्राकृतिक विज्ञान को क्या मानते हैं? मूल विज्ञान मानते हैं। प्राकृतिक विज्ञान को किस रूप में माना गया है? मूल विज्ञान के रूप में माना गया है ना। और कहता है विज्ञान किस शब्द से बना है? विज्ञान जो है किस शब्द से बना है? विज्ञान जो है विज्ञान किस शब्द से बना है? तो हम लोगों को याद रखना है कि विज्ञान जो है भाई साहब, विज्ञान किस शब्द से बना है? लैटिन शब्द सिद्धिया से बना है। किससे बना है? लैटिन शब्द सिद्धिया से बना है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग बता कर सकते हैं कि विज्ञान का अर्थ, विज्ञान का मतलब सीखना, जानना, है ना। क्या होता है? विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना होता है, सीखना होता है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जानना या सीखना होता है ना। विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? विज्ञान का जनक भैया किनको कहते हैं? विज्ञान का जनक किनको कहते हैं? तो विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। किनको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु साहब को विज्ञान का जनक माना गया। क्या माना गया? विज्ञान का जनक किनको माना जाता है? अरस्तु साहब को। यहाँ पे बात करते हैं विज्ञान के किस शाखा में जीवधारियों का अध्ययन कहता है। भैया जिसमें जीवधारियों का, जीव जंतुओं का अध्ययन कहता है उसको जीव विज्ञान बोलते हैं। निश्चित तौर पर है कि विज्ञान के जिस शाखा में जीवधारियों का अध्ययन कहता है उसको क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के किस शाखा में निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं? तो विज्ञान के जिस शाखा में हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं क्या? रसायन विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। और उसको हम जीव विज्ञान भी कह सकते हैं, यानी ए और बी दोनों है। जिस विज्ञान के जिस शाखा में निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या, जीव विज्ञान नहीं भैया, रसायन विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। सॉरी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं, है ना, जीव विज्ञान नहीं। तो कहता है कि जीव निर्जीव पदार्थों का जिनमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या? रसायन विज्ञान बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं विज्ञान के जिस शाखा में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं तथा ऊर्जा परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि प्राकृतिक में जो घटना घटता है उसको भौतिक विज्ञान के रूप में रखा जाता है। किनके रूप में? भौतिक विज्ञान के रूप में रखा जाता है। तो याद रखना कि जिन प्राकृतिक के घटनाओं को जिसमें अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान के पिता ऐसे प्राचीन पिता न्यूटन को कहा जाता है और आधुनिक पिता जो है उनको लेबोजियर को बोला जाता है ना। रसायन विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? रसायन विज्ञान का प्राचीन पिता ब्राजिलियस को और आधुनिक पिता जो है किनको बोलते हैं? लेबोजियर को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? लेबोजियर को बोलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं किनको? लेबोजियर महोदय को, है ना। रसायन विज्ञान का आधुनिक पिता किन्हें कहा जाता है? लेबोजियर को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक भैया अरस्तु को माना जाता है। किनका माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है जीव विज्ञान का जनक। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? तो आधुनिक, मैंने बताया प्राचीन भौतिक विज्ञान का जनक जो है न्यूटन साहब है। आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किनको माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। किनको माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। किनको माना जाता है मेरे प्यारे भाई? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। फिजिक्स शब्द कहां से बना है? मैंने पढ़ा रखा था कि फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति जो है फ्यूसिस से हुआ है। लैटिन भाषा किससे? फ्यूसिस से हुआ है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है मेरे प्यारे भाई? फ्यूसिस से हुआ है। याद रखना किससे हुआ है? फ्यूसिस से हुआ है। फ्यूसियस का अर्थ क्या होता है? तो हमको याद रखना है कि फ्यूसियस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रकृति होता है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्राकृतिक में जो घटनाएं घटता है वो सब किसके रूप में पढ़ा जाता है? तो भौतिक विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं, है ना। फ्यूसियस का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक, है ना, प्रकृति होता है। जंतु विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? तो जंतु विज्ञान का जो जनक है वो हम बोलते हैं अरस्तु को। किनको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक किन्हें बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है।
वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो हम सभी को याद रखना है कि वनस्पति विज्ञान का जो जनक है मेरे प्यारे भाई, वो थियोफ्रेटस को कहते हैं। किनको कहते हैं? थियोफ्रेटस को कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं? थियोफ्रेटस को कहते हैं, है ना। जिसे मापा या महसूस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जिसके मापा या महसूस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो मापा या महसूस किया जाता है उसको बोलते हैं राशि, है ना। जिसको माप सकते हैं उसको क्या बोल सकते हैं? राशि बोल सकते हैं। किसको? राशि बोल सकते हैं। जिसे हम माप या महसूस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जिसे माप या महसूस किया जाता है उसको क्या कहते हैं? राशि। राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो हम सभी को याद रखना है मेरे प्यारे भाई कि राशि जो है दो प्रकार के होता है ना। एक होता है आधारी राशि या मूल राशि, और दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न राशि, है ना। एक होता है आधारी राशि या मूल राशि, है ना, और दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न राशि होता है ना। तो अब आगे बढ़ता हूं अगले यहाँ पे बात करता हूं कि वे राशियां जिन्हें माना जा सकता है ना, जिन्हें माना जा सकता है उसको क्या कहते हैं? वे राशि जिन्हें माना जा सकता है उसको क्या कह सकते हैं? तो वे राशि जिन्हें माना जा सकता है उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? भौतिक राशि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भौतिक राशि बोल सकते हैं। जिनको माना जा सकता है उसको क्या बोल सकते हैं? भौतिक राशि कह सकते हैं। वे राशि जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है ना, वे राशि जिन्हें महसूस किया जा सकता है उसको क्या बोल सकते हैं? तो जिन्हें महसूस करते हैं उसे अभौतिक राशि कहते हैं। जिनको माना जा सकता है उसको बोल सकते हैं भौतिक राशि, और जिनको महसूस किया जा सकता है उसको बोलते हैं अभौतिक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभौतिक राशि बोलते हैं। जिनको माना जा सकता है उसको बोलते हैं भौतिक राशि, और जिनको महसूस किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? अभौतिक राशि बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रमुख राशियों के प्रकार हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन है जो प्रमुख राशियों के प्रकार है? तो हम सभी को याद रखना अभौतिक राशि के बारे में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या भौतिक राशियों के प्रकार कौन कौन? भौतिक राशि और एगो क्या? अभौतिक राशि। क्या है? भौतिक राशि, एगो क्या है? अभौतिक राशि है। अब यहाँ पे बात करते हैं घिरीना कौन सी राशि है ना। घिरीना जो है कौन सी राशि है? क्या भौतिक राशि, अभौतिक राशि, या ये या वो दोनों? तो घिरीना क्या करते हैं? घिरीना को महसूस करते हैं या तो फिर उसको माप सकते हैं। तो घिरीना को हम माप तो नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, और जिसको हम महसूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभौतिक राशि बोलते हैं। जिनको हम महसूस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभौतिक राशि कर सकते हैं, है ना। दर्द कौन सी राशि है? दर्द को हम माप नहीं सकते हैं, दर्द को हम माप नहीं सकते हैं, इसे हम महसूस कर सकते हैं, तो ये भी क्या है? अभौतिक राशि है ना। ये भी क्या है? अभौतिक राशि। मित्रता कौन सी राशि है? मित्रता कौन सी राशि का उदाहरण है? तो मित्रता को हम माप सकते हैं ना, तो मित्रता को हम नहीं माप सकते, ये भी कौन सी राशि है? अभौतिक राशि है। मित्रता को हम नहीं माप सकते, कौन सी राशि है? अभौतिक राशि है। दुख कौन सी राशि है? तो दुख को भी हम नहीं माप सकते हैं, ये भी कौन सी राशि है? अभौतिक राशि है। भौतिक राशि के कितने कितने प्रकार होते हैं? तो भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एगो आधारी राशि, एगो व्युत्पन्न राशि होता है। उधर मैंने बता दिया राशि दो प्रकार के, एगो यहाँ पे बताया गया क्या? भौतिक राशि, एगो अभौतिक राशि। अब पूछा गया कि भौतिक राशि कितने प्रकार के? तो भौतिक राशि दो प्रकार के, एगो आधारी राशि, एगो क्या? व्युत्पन्न राशि। एगो आधारी राशि या मूल राशि, एगो क्या? व्युत्पन्न राशि होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं? भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं, एक आधारी राशि और एक क्या? व्युत्पन्न राशि होती है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि के प्रकार है ना। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि के प्रकार है? मूल राशि, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, या इनमें से कोई नहीं, है ना। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि के प्रकार है? तो हम सभी को बताना है ना। हम सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि की। यहाँ पे तो भैया दिया ही नहीं है ना, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है ना। भौतिक राशि के यहाँ पे प्रकार होना चाहिए क्या? है ना। मूल राशि, आधारी राशि एक ही है, व्युत्पन्न राशि, इनमें से सभी होना चाहिए, है ना। इनमें से सभी होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में इनमें से सभी होना चाहिए। मूल राशि, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, इनमें से सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सभी, है ना। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मूल राशि का दूसरा नाम क्या है। मैंने अभी बताया मूल राशि को हम लोग आधारी राशि भी बोलते हैं। मूल राशि को क्या बोल सकते हैं? आधारी राशि भी बोलते हैं, है ना। और मूल राशि की संख्या कितना होता है? तो मूल राशि की संख्या 7 होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, है ना। तो मूल राशि की संख्या कितना होता है? 7 होता है। सहायक राशि की संख्या कितनी होती है ना। सहायक राशि जो है इसकी संख्या कितनी होती है? तो सहायक राशि की संख्या भैया 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है सहायक राशि की संख्या।
यहाँ पे बात करते हैं कि वे राशि जो स्वयं पर निर्भर करती है अथवा स्वतंत्र मानी जाती है क्या कहलाती है ना। जो स्वयं पर निर्भर करती है, स्वतंत्र मानी जाती है, उसको उसमें मूल राशि या तो आधारी राशि, यानी ए और सी दोनों, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो वे राशि जो स्वयं पर निर्भर करती है या अतः स्वतंत्र मानी जाती है उसको क्या कहते हैं, वे राशि जो स्वयं पर निर्भर करती है या स्वतंत्र मानी जाती है उसको हम लोग मूल राशि या तो आधारी राशि कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशि या तो आधारी राशि कहते हैं। यहाँ पे 32 नंबर पे कहता है कि वे राशि जो मूल राशि द्वारा बनाया जा सकता है, तो मूल राशि द्वारा बनाया सकता है उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। जो मूल राशियों द्वारा बनाया था उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। यहाँ पे कहता है वैसी राशि जिसे परिमाण एवं मात्रक दोनों होता है ना। वैसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसको कौन सी राशि कहते हैं, जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है, वैसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसको बोलते हैं भौतिक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। वैसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। वैसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होता है ना। तो मात्रक कितने प्रकार के होता है, तो मात्रक भी दो प्रकार के होता है। मात्रक कितने प्रकार के होता है, मात्रक दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, है ना। आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ऐसा मात्रक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए कहता है उसको क्या कहते हैं, वैसा मात्रक जिसको भौतिक राशि को मापने के लिए कहता है उसको बोलते हैं मात्रक, है ना। वैसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए कहता है, वैसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया है उसको क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, मात्रक। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया है उसको क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया है उसको क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे बात करते हैं कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, क्या तुलना करने की, गणना करने की, बदलने की, है इनमें से सभी। तो मापन जो एक प्रक्रिया है मेरे प्यारे भाई, है ना, तुलना करने की। क्या है, तुलना करने की प्रक्रिया। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया क्या है, तुलना करने की प्रक्रिया है। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं, तो मैं बताया हूं कि एसआई मात्रक में 7 आधारी मात्रक होते हैं। कितने, 7 आधारी मात्रक होते हैं। किसी भौतिक राशि किसी भौतिक राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आश्चर्यक है ना। किसी भौतिक राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आश्चर्यक है, तो किसी भौतिक राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आश्चर्यक क्या है, तो पूर्ण विवरण के लिए जो आश्चर्यक है वो क्या है ना, संख्या और मात्रक दोनों है। संख्या और मात्रक दोनों, यानी कहने का मतलब ए और बी दोनों है ना। ए और बी दोनों है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल होता है। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है ना। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कहने का मतलब लगभग 2 के बराबर है, 4.2 के बराबर, है ना। तो 1 किलो कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा, 4.2, है ना। आगे बढ़ता हूँ 40। लंबाई का मात्रक क्या होता है भैया, लंबाई का मात्रक मीटर होगा, है ना। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 40 छूट गया कि वैसी राशि जो मूल राशियों की सहायता करता है क्या कहलाता है, तो मूल राशियों की सहायता करता है उसको क्या कहते हैं, तो जो मूल राशि की सहायता करता है उसको सहायक राशि कहते हैं, है ना। जो मूल राशि की सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं, सहायक राशि कहते हैं। वैसी राशि जो मूल राशि की सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं, सहायक राशि कहते हैं। लंबाई का मात्रक क्या है मेरे प्यारे भाई, लंबाई का मात्रक मीटर है। क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर है ना। और द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा क्या, केजी, है ना, किलोग्राम हो जाएगा। समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। यहाँ पे बात करते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। पदार्थ के द्रव्यमान का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक मोल होता है। क्या होता है, पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाई, मोल होता है ना। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है ना। और ठोस कोण या तो घन कोण का मात्रक क्या होता है,
ठोस कोण या घन कोण का मात्रक क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है ना। समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण घन कोण का मात्रक क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है। ठोस कोण घन कोण का मात्रक क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन होता है। एफपीएस पद्धति में एफपीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? एफपीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? तो एफपीएस पद्धति के मेरे प्यारे भाई, एफपीएस पद्धति को और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। एफपीएस पद्धति को किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? तो सीजीएस पद्धति को हम लोग जो जानते हैं फ्रांसीसी पद्धति के नाम से जानते हैं। किस पद्धति के नाम से? फ्रांसीसी पद्धति के नाम से जानते हैं। एमकेएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति को क्या बोलते हैं? मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। एसआई पद्धति को कहां अपनाया गया था, है ना? एसआई पद्धति को कब अपनाया गया था? ऐसे क्वेश्चन बनाना चाहिए। बन गया क्या? एसआई पद्धति को कहां अपनाया गया था? तो ऐसे हम लोग जानते हैं, है ना, सवेरे नामक स्थान पर बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे पढ़ना क्या है? एसआई पद्धति को कब अपनाया गया था? तो एसआई पद्धति को जो अपनाया गया था वो कब गया था? 1960 के दशक में। कब? 1960 के दशक में। एसआई पद्धति का गठन कहाँ हुआ था? तो एसआई पद्धति का गठन पेरिस के सवेरे नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस के सवेरे नामक स्थान पर हुआ था एसआई पद्धति का गठन। यहाँ पे बात कर लेता हूँ, सहायक मात्रों की संख्या कितना होता है? तो सहायक मात्रकों की जो संख्या होता है मेरे प्यारे भाई, वो कितना होता है? 2 होता है। सहायक मात्रकों की संख्या कितना होता है? 2 होता है ना। लंबाई कैसी राशि है? तो लंबाई भैया मूल राशि और आधारी राशि दोनों है ना। मूल राशि आधारी राशि एक ही को बोलते हैं, ए और बी दोनों है ना। तो बताना है कि लंबाई कैसी राशि है, तो लंबाई मूल राशि और आधारी राशि दोनों है, यानी 56 का क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर सही हो जाएगा, है ना। आधारी राशि और मूल राशि दोनों है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा लिखे ले क्या? 1 किलोवाट, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ये सब बताया हूं क्लास में कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से भागा दिया जाता है ना, गुना किया जाता है भैया। 18/5 से गुना किया जाता है। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि 1 पास्कल बराबर कितना मीटर? ये मीटर, 1 पास्कल बराबर कितना मीटर होता है ना। मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 पास्कल बराबर कितना मीटर स्क्वायर होता है, या 1 पास्कल मीटर प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। तो 1 पास्कल बराबर कितना मीटर प्रति मीटर स्क्वायर होता है? तो आंसर बताना है 1। कितना बताना है? 1 बताना है। कितना बताना है? 1 बताना है। अब जरा बात करते हैं 1 मीटर प्रति सेकेंड। 1 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, है ना। 18/5 से गुना करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं बल का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा। तो बल का भैया सीजीएस मात्रक होता है डाइन, है ना। क्या होता है? डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या समझना? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। अब बात करते हैं कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर, है ना, 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर कितना होता है? तो 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। एक डाइन बराबर कितना होता है? तो ऐसे हम लोग पढ़े थे, एक डाइन बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन होता है। तो यहाँ पे क्या समझना है कि एक डाइन बराबर जो है, एक डाइन बराबर कितना हो जाएगा? तो एक डाइन बराबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर कितना? 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है। कितना डायन होता है? 10 के पावर 5 डायन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर कितना होता है? 5 डायन होता है। क्या होता है? 10 के पावर 5 डायन होता है 1 न्यूटन बराबर। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डायन होता है ना। 1 न्यूटन बराबर, है ना, 1 न्यूटन बराबर कितना? तो 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है जो 1 न्यूटन के बराबर होता है। मैं निकाल करके दिखाया हूं, है ना। और 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 किलो जूल बराबर कितना होता है ना। तो यहाँ पे बताना है मेरे प्यारे भाई कि 1 किलो जूल बराबर जो है 10 के पावर 7 अर्घ होना चाहिए, है ना। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्घ होना चाहिए ना। 1 जूल बराबर कितना? 10 के पावर 7 अर्घ होना चाहिए, 10 के पावर 7 होना चाहिए, है ना। 1 किलो बराबर 10 के 1000। 1 किलो बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है 1 किलो बराबर। 1 किलो बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 नैनो बराबर कितना
कितना होता है, 1 नैनो बराबर कितना होता है, तो 1 नैनो बराबर 10 के पावर माइनस 9 है ना, 1 नैनो बराबर 10 के पावर माइनस 9 होता है। 1 इंच बराबर कितना होता है, तो 1 इंच बराबर 2.54 होता है। 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 होता है ना। 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 होता है। कितना, 2.54। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो 4.18 जूल या 4.2 है ना। कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 होता है, 4.18। उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो उष्मा का ऐसे मात्रक भैया जूल होता है। चौथा, उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 1 क्विंटल बराबर कितना केजी होता है, तो 100 केजी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल बोलते हैं ना। 100 केजी को कितना बोलते हैं, 1 क्विंटल बोलते हैं। 100 केजी को कितना बोलते हैं, 1 क्विंटल बोलते हैं। 100 केजी को कितना बोलते हैं, ए और सी दोनों, ए भी 100 लिखा हुआ है, ए भी 100 लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, एक मतलब ए भी 100 है, ए भी 100, यानी ए और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति जो है कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है ना। और अगर किलोमीटर में कहेगा तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या होना चाहिए कितना, है ना। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर। 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर होता है ना पृथ्वी की। आगे यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है मेरे प्यारे भाई 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है। 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है। एफपीएस पद्धति से दूरी का मात्रक क्या होता है ना, तो लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है ना, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है ना। तो एफपीएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, तो लंबाई का जो होगा वही हो जाएगा, इसका तो फुट ही बोलेंगे इसको, है ना। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, फुट ही हो जाएगा, है ना। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक हमेशा सेम टू सेम है, समय सेकंड का सेकंड है। और मैंने वादा किया कि 80 क्वेश्चन आपको आज पढ़ाना है ना। और एक वीडियो में आपको 80 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूरा डिनोट करके दे दिया आपको मात्रक और बीमा से, है ना। और आपको इसको आराम से एक बार देखना है ना। इसे अगर एक बार में अगर ना आए तो इसे बार बार और इसे कॉपियों पर नोट करना है ना, ताकि आगे एग्जाम में अगर हम लोग जाएं तो इससे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, है ना। और दूसरी बात कि अगर आपको अच्छा लगा है तो इसके नीचे प्यारा सा एक कमेंट करिए, है ना। और कमेंट के नीचे आपको कौन सा टॉपिक पर और वीडियो चाहिए उसको बताइए, है ना। और उस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा, है ना। और फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।